ईद अगले कुछ सालों में जा सकते हैं और इसमें डिफरेंट किस्म के इंतहा पसंद होंगे और नए किस्म के मजहबी कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं। इसको आज मैं आपके सामने रखूंगा इस मुकदमे को। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में कुछ गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस ये बात चली थी कि सोने और कॉपर के जो है बड़े हायर हैं रिकोटेक मंसूबे के हवाले से, और जो नई एक कनेडियन कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, जिसमें जो बलूचिस्तान सूबा है वो अपने आप को वो समझता है कि हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई और ये मरकज ने ही ये फैसले कर लिए। तो ये वो पिछले 75 साल की के मामलात है कि जिसमें आप सूबे को उस तरह इन्वॉल्व नहीं करते और ऊपर से जो है, और वहां पे हुआ यह है कि जो बलोच अस्करियत पसंद है उन्होंने कहा जी कि हम जो हमले हैं वो तेज कर देंगे गैर मुल्की सरमायाकारों पे। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में होगी वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम हमले करेंगे। और जिसे आप कह लें कि जो वहां पे जो बलोच लीडरशिप है, जो नेशनल जो कॉम्प्रस जिन्हें हम बोलते हैं, नेशनलिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उनको ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और वो कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं हमारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। सो दो मेन स्टेक होल्डर हैं, वो भले अस्करियत पसंद हो, वो लार्जली उस तरह तो स्टेक होल्डर नहीं है क्योंकि वो उन्होंने गन पकड़ लिया है, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन वो सारी बात है वो बड़े स्टेक होल्डर है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ही उनको है, सो उनको कैसे डील करना है वो एक और तरीकाकार है। अब ये जो रिकोटेक का नया जो एक एग्रीमेंट सामने आया था जिसमें जो कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जो 50-50 की बुनियाद के ऊपर ये मुआहदा हुआ था और कहा जाता है कि अगले माह या अगस्त में इस चीज के ऊपर काम होने हैं। अब ये जो आप समझ लें कि ये मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो वहां पे आपको कैनेडियंस के ऊपर भी अब हमले करने हैं, तो ये अब आप इमेजिन कर लें कि इसकी क्या एक शेप शक्ल जो है वो बन सकती है और मुस्तकबिल हमें किस तरह का देखना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो टीटीपी है हुकूमत पाकिस्तान उससे मुज़ाकरात कर रही थी। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो हार्डकोर किलर्स हैं इनको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही उसमें अपनी स्पेस हासिल कर सकें। इसके इनके खिलाफ हमने जो है वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, फिर हमने रद्दुल फसाद किया, तकरीबन जो है वो तकरीबन 90,000 फैमिलीज को हमने फोर्स किया, उनको रिफ्यूजीज बनाया, इंटरनली आईडीपीज जो डेवलप हुए वो सारा बड़ा एक मसला हुआ। और फिर ये ज़रबे अज़ब और ये सब लोग जो है ये पाकिस्तान का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। और वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हमने इनको अलाउ इनसे बात करनी है, तो ये कल को अगर फाटा में होंगे तो वहां से जो है वो अपनी शरीयत को मॉडल लेके ये पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरिया है जहाँ जिसमें दीर है, डी खान है और सवात है, ये वहां पे वापस पहुंच सकते हैं। और पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो ऑलरेडी जो है वो मजहबी ओरिएंटेशन रखता है और यहाँ पे जब मजहबी ओरिएंटेशन रखता है तो मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी चंबे की बात बताऊं जिससे मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली इस वक्त जो मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पाकिस्तान के हैं वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है दैट इज नो मोर अ सेंटर राइट पार्टी। इमरान खान साहब की जो पार्टी है बेसिकली ये फार राइट की पार्टी बन गई है क्योंकि इनको और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता ये एक नई ग्रिप है पाकिस्तान के अंदर जिसकी ग्रिप में हम पाकिस्तान सारा आ गया। और ये जो गेम है इसमें बेसिकली जो बड़ी मजहबी सियासी जमात जो टीएलपी जो कि बड़े नारे मारती थी और बड़े एंटी अमेरिकन एंटी फ्रांस नारे मारती थी और बहुत कुछ करती थी, ये जो है ये भी पीछे ये भी हार गई है। सो अगर आप लोग मेरी इस स्पेस पे काफी देर से अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं वहां पे उनके आर्मी के टैंक्स नजर आए, बल्कि कुछ वीडियोस वायरल भी हुई। हालांकि वहां पे बड़े कंट्रोल्ड मीडिया है लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर भी होने वाली है आज इंडिया और
चाइना के बीच में जो LAC का डिस्प्यूट है ये भी है। इसके साथ साथ जो श्रीलंका के हालात हैं वहां पे चाइना भी और इसके साथ साथ जो है इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि उसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम रखे। यकीनन हिंदुस्तान का बॉर्डर है और पहले भी वो हेल्प कर चुके हैं, लेकिन चाइना जो है वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट और ये चीजें हैं, लेकिन क्या हकीकत क्या है, इसके पीछे हो क्या रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे प्रिसाइज एज पॉसिबल। जी। दुनिया के इकोनॉमिक आउटलुक में फूड एंड फ्यूल दोनों के प्राइसेस आर अप। फूड प्राइसेस आर अप बाय 45% वीट का और फ्यूल बाय 55% लास्ट ईयर से कंपेयर करें। जो दुनिया का जीडीपी थोड़ा रिकवर किया था, करीब 97 ट्रिलियन से 104, 105, 106, 107 के आसपास ही घूम रहा था। अब उसमें जब रशियन यूक्रेन वॉर होती तो एक नया पैराडाइम आया, फूड और फ्यूल क्राइसिस, जिससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन हुआ। हाईएस्ट हमने बात की थी, टर्की में 73% तक गया, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, हर जगह इन्फ्लेशन है। अभी हर जगह की करेंसी करीब 7-8% डिवेल्युएट हुई। एशिया में हर करेंसी 8% डिवेल्युएट हुई। इंडिया का जो रुपया 7% हुआ, जो सबसे कम हुआ है। अभी देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दुनिया में हर कंट्री पे बना। अंग्रेजों के जमाने से बलूचिस्तान की, पूरे बलूचिस्तान की लीडरशिप खान ऑफ कल्लात के पास थी। आज भी खान ऑफ कल्लात, खान सुलेमान दाऊद लंदन में बैठे हैं। उन्होंने कभी गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात नहीं की। उन्होंने कभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित नहीं किया। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा कबीला मरी कबीला है, जिसके नवाब खैरबख्श मरी ने जिंदगी पाकिस्तान की जेलों में निकाल दी। बलूचिस्तान इशू से एक पीछे नहीं हटे एक कदम। उनका बेटा बालाज मरी शहीद, मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में शहीद करवाया। पाकिस्तान की पंजाबी ऑक्यूपेशनल आर्मी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए वो। उनका बेटा मेहरान बलोच, पिछले 25 साल से मैं उसका गवाह हूं कि वो दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इशू को उठाते हैं आवाज। उनका भाई हरबियार मरी, जिंदगी निकल गई बलूचिस्तान के इशू के लिए लड़ते। आरिफ भाई, आप सिंध में पैदा हुए, आप सिंध के बेटे हैं, आप क्यों सिंध की नुमाइंदगी नहीं करते इधर? आइए वहां। मैंने कहा भाई साहब, मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं, मैं लीडर नहीं हूं। मैं सिंध से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं, मैं सिंध का बेटा हूं, मुझे सिंध के चप्पे चप्पे का मफाद अजीज है, लेकिन मैं सिंध की नुमाइंदगी का इख्तियार नहीं रखता। मजाक ना बनाए इन चीजों को। ये हमारे लाखों लोगों की कुर्बानियां वहां पे जाने दे रहे हैं, और नैला कादरी जैसे लोग इसके साथ खेल रहे हैं, और ये कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे लोगों की कुर्बानियों के साथ ये माल बनाने वाले लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दो टोक अल्फाज में कह रहा हूं, नैला कादरी इज नॉट बलोच एट ऑल। नुमाइंदगी, लीडरशिप की बात ही दूर है। मैं भारत की सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की फौरन जांच कराई जाए कि कौन ये खेल खेल रहा है और क्यों खेल रहा है। आपको बिल्कुल सपोर्ट मांगते हैं हम बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, लेकिन आप जेन्युइन लोगों को बुलाके उनके साथ बात करें ना। खान ऑफ कल्लात है, मरी कबीला है, बख्ती कबीला है, मेंगल कबीला है, इन लोगों को बुलाएं या इनके साथ बैठ के लंदन में बात करें और एक जेन्युइन तरीके से आप मदद करें। ये जिनीवा में जो इसको टिकट लाकर देता था वो भी कंट्रोवर्शियल आदमी है। अखिल भारत में हैं, और इसमें सबसे पहली खबर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। गो कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है तो पॉलिटिक्स की खबरें ज्यादा बड़ी बन रही हैं, लेकिन IMF के हवाले से ये खबर सबसे बड़ी खबर है। हम ये जानते हैं कि हमें IMF से अगस्त के महीने में फंड्स मिलने हैं, और उसी पर हमारा तकिया है डिफॉल्ट से बचने के लिए, और उसी को देखते हुए सारी सियासत भी इस वक्त चल रही है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या अगली हुकूमत आएगी, यही हुकूमत चलेगी, जो कुछ भी चल रहा है। अब IMF की तरफ से ये खबर आई है कि IMF ने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए गारंटी मांगी है। IMF सऊदी अरेबिया से ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में उसकी मदद करो।
कि मेक श्योर करो कि तुम पाकिस्तान को हेल्प आउट करे इकोनॉमी में और उसको फंड्स फराहम करे, यानी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए फंड्स फराहम करता रहे और फंड्स फराहम करे तो IMF का प्लान जो है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। अब ये बात तो एक नई बात है, इससे पहले तो ये वाली बात ही नहीं हुई थी। इसकी वजह ये कि हमें तो यही यकीन दहानी करवाई गई थी और जो अभी तक है कि वहां के लोग बैठकर क्या उसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे होंगे। अभी जो गली गली प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले तो सिर्फ PTI का इमरान खान का हो रहा था, तो अब इसी के साथ दूसरी पार्टीज ने भी शुरू कर दी है। ये बात हो रही है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, सितंबर में होंगे, कब होंगे, इलेक्शन फौरी करवाए जाएं, नई हुकूमत आए। तो हम तो ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि IMF उस कंट्री के साथ नहीं चलता कि जिसमें इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो कि वहां पे यही ना पता हो कि हुकूमत का $1 की फराहमी जो है कि वो प्रोवाइड कर दिए जाए, पाकिस्तान को दे दिए जाएं $4 बिलियन, इसको जो है वो यकीनी बनाए और पाकिस्तान की इतनी मदद करे। अब सऊदी अरेबिया और IMF के बीच क्या बातचीत इसके में होती है, क्या जो है कैसे वो मानता है इस बात पर। वैसे तो कई एक मर्तबा वो हमें आप जानते हैं उन्होंने ऑयल के सिलसिले में, फिर रिजर्व के सिलसिले में इसका सेहरा अपने सर सजा ले, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। बहरहाल इसके ऊपर हम अलग से जो है वो बात करते भी हैं और करेंगे। एक और खबर मैं आपको देती चलूं और वो ये है कि पाक अफगान बस सर्विस अगले महीने दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। अच्छा, इसमें ये बात कही जा रही है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बस सर्विस शुरू की जाए। काफी दिनों से ये बात सामने आ रही थी, लेकिन अब ये हुआ है कि नेक्स्ट मंथ से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लोग इधर से उधर और उधर से इधर सफर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया है। और जैसे जब के लिए नहीं प्ले करूंगी, काफी उसमें ऐसी चीजें दिखाते हैं। तो सैलाब के नतीजे में 17 अफराद जाँ भाग हुए हैं और 6 अफराद जो है वो लापता हो गए। आप जानते हैं कि इसमें ये होता है कि वो जो लोग हैं वो गुम भी जाते हैं, लापता भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहते हुए कहीं के कहीं निकल जाते हैं, जिनको नहीं आती, तैराकी नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती। तो इस सिलसिले में जो है वो AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जो एजेंसी है वो ये बता